हेलो गाइस। देखिए, मॉर्गेज का जो टॉपिक हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था उसको आज कंटिन्यू करते हैं। हमें टाइप्स ऑफ मॉर्गेज देखना था। देखिए, हमने 6 प्रकार के मॉर्गेज पढ़े थे। सबसे पहला सिंपल मॉर्गेज यानी साधारण बंधक। नेक्स्ट हमने देखा था कंडीशनल मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है, मतलब सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। देन थर्ड देखा था हमने यूसफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, भोग बंधक। फोर्थ था इंग्लिश मॉर्गेज, अंग्रेजी बंधक। फिफ्थ है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, ठीक है, स्वत्व विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। निक्षेप मतलब कि जमा करना। लास्ट था विलक्षण बंधक यानी कि एनोमलस मॉर्गेज। इसको फिर कंटिन्यू हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, साधारण बंधक जो है ये अपने नाम से ही स्पष्ट है। ये हमने ये भी देखा था, देखिए कि हम सबके डेफिनेशन हम वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हम उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, उसी को हम देख लेते हैं। उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, ठीक। तो देखिए, साधारण बंधक जो है मूलतः बंधक जैसा ही है। बंधक की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है उसी को यहाँ पे पुट ऑन कर देना है। तो साधारण बंधक में क्या होता है, आपको 2 चीज भी याद रखनी है कि कौन से बंधक में बंधक करता यानी कि मॉर्गेजर खुद लाइबिलिटी ले रहा है अपने ऊपर कि मैंने बंधकी से जो यानी कि मॉर्गेजी से जो ऋण लिया है उसको मैं खुद चुकाऊंगा, या फिर वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी जिसको बंधक रखा गया है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी डाल रहा है कि ऋण का भुगतान उसके द्वारा हो, ठीक है। देखिए, साधारण बंधक में क्या होता है, यहाँ पे जो पक्षकार है, जो बंधक करता है, वो लाइबिलिटी अपने ऊपर लेता है कि मैं सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे अपनी कोई अचल संपत्ति मॉर्गेजी को दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे दायी हूँ कि मैं उससे लिए गए ऋण का भुगतान मैं करूँगा, ठीक। मेरी प्रॉपर्टी से, अचल संपत्ति से उसको और किसी प्रकार से कोई कब्जा न तो मैं दूंगा, न ही उसको कोई और हित मैं अभी मतलब किसी प्रकार से दे रहा हूँ। बंधक का मतलब हित का हस्तांतरण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मूर्त रूप से देखें, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें, तो यहाँ पे बंधक संपत्ति पे किसी प्रकार का कोई हक बंधकी को यानी मॉर्गेजी को नहीं दिया जाता है बंधककर्ता के द्वारा, ठीक। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में फर्स्ट क्या हो गया कि यहाँ पे बंधककर्ता स्वयं को व्यक्तिगत तौर पे लाइबिलिटी क्रिएट करता है। सेकंड क्या होता है कि यहाँ पे बंधकी को बंधक प्रॉपर्टी पे, मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई हक यानी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं दिया जाता है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स में कि अगर बंधकी को अगर ऋण का भुगतान निश्चित समय पे नहीं होता है तो उसको ये राइट मिल जाएगा, ठीक है, मॉर्गेजी को ये राइट्स मिल जाएंगे कि वो न्यायालय के शरण में जाए और कोर्ट से इस बात की डिक्री ले ले, आदेश पारित करवा ले कि क्यों ना अब अपने ऋण का भुगतान करने के लिए मैं बंधककर्ता की जो अचल संपत्ति बंधक में रखी गई थी उसको मैं क्यों ना अब सेल कर दूं, ठीक है, विक्रय कर दूं। यहाँ पे हम जब विक्रय की बात कर रहे हैं तो वो किसी और को, आम जनता को विक्रय करेगा। उसके बाद जो ऋण की राशि थी सिर्फ उसी को अपने मतलब अपना लेगा। बाकी जो संपत्ति, बाकी जो पैसे मिलेंगे संपत्ति को बेचने से वो उसको मिल जाएंगे जो कि संपत्ति का असली मालिक है। कहने का मतलब बंधक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है होता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं, आपको पहले की डेफिनेशन भी याद रखनी है, ठीक। तो देखिए, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ठीक। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। एक तो मॉर्गेज वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ ही रहे हो, दूसरा कॉन्सेप्ट किस कॉन्ट्रैक्ट का है, सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक। तो पक्षकार तो दोनों मतलब दोनों ही संविधाओं में 2 पक्षकार हैं, लेकिन जो 2 पक्षकार बंधककर्ता और बंधकी हैं वो ही जब कंडीशन चेंज हो जाएगा तो विक्रेता और क्रेता हो जाएंगे, ठीक। मतलब कि क्रेता कौन होगा, जो खरीद रहा है पैसे देकर। तो पैसे किसने दिए थे, बंधकी ने दिए थे ऋण के रूप में बंधककर्ता को, और संपत्ति किसकी है, बंधककर्ता की है, ठीक है। तो पक्षकारों के बीच में ये डिसाइड होता है कि हम कुछ कंडीशन पहले से रख लेते हैं, ठीक। तो बंधककर्ता अगर ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 साल के अंदर मैं बंधकी को जो ऋण मैंने लिया था उससे उसका मैं भुगतान कर दूंगा, ठीक। लेकिन 2 साल होने के बाद वो उसको भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो वैसी कंडीशन में जो ये है उसको राइट मिल जाता है, बंधकी को ये राइट मिल जाता है कि वो अपने बीच जो दस्तावेज तैयार हुए थे, है ना, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे बीच जो बंधक क्रिएट हो रहा है वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
वो फिर से न्यायालय में जा सकता है और इस बात की डिक्री ला सकता है कि हमारे बीच चूंकि एक ही दस्तावेज में ये क्रिएट होना चाहिए पक्षकारों के जो संबंध है, मतलब कि बंधक का जो कॉन्सेप्ट था वो कब विक्रय में बदल जाएगा, विक्रय में चेंज हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें एक ही दस्तावेज में तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दस्तावेज में आप बंधक के बारे में लिखो, दूसरे दस्तावेज में ये लिखो कि कुछ समय के बाद में ये बंधक जो है विक्रय हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पक्षकार व्यक्तिगत तौर पे खुद जिम्मेदारी लेते हुए भी अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो वैसी कंडीशन में फिर उसको ये माना जाएगा कि बंधककर्ता ने सेल कर दिया है अपनी प्रॉपर्टी और इस रूप में वो अपने ऋण का भुगतान कर रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या होता है, यूज फ्रक्चुरी मॉर्गेज। ठीक है, भोग बंधक। देखिए नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे कि वो उसको यूज करने दे रहा है, यानी कि कब्जा दे रहा है। अभी तक हमने जो दोनों देखा था, सिंपल मॉर्गेज और कंडीशनल सेल वाले में, इसमें कब्जा नहीं प्रदान किया जा रहा था बंधकी को। ये जो थर्ड वाला है उसमें फर्स्ट टाइम ये होता है कि कब्जा प्रदान कर दिया गया है बंधकी को और यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइबल होती है। मॉर्गेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो लाइबल होती है ऋण को अदा करने के लिए। यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे बंधककर्ता के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक, तो कहने का मतलब कब्जा किस लिए दिया जा रहा है मॉर्गेजी को कि बंधक प्रॉपर्टी से जो भी उसको लाभ मिल रहा है, एडवांटेजेस या फिर जो भी भाटक यानी कि किराया मिल रहा है उसको बंधकी वसूल करता रहेगा और तब तक वसूल करने का अधिकार रखेगा जब तक कि उसके ऋण का मूलधन या फिर ब्याज भी अगर उसने कोई ऑब्लिगेट किया है तो वो सारे इंटरेस्ट और मूलधन जब तक वो नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वो वैसी प्रॉपर्टी पे कब्जा रखेगा। ठीक, तो यहाँ तक आपने देखा। और अगर पक्षकारों के बीच में डिसाइडेड है कि यूज फ्रक्चुरी मॉर्गेज के द्वारा ही हम बंधक क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर बंधककर्ता कब्जा प्रदान नहीं करता है अपनी संपत्ति पे तो बंधकी को ये अधिकार होगा कि वो न्यायालय से सबसे पहले इसी बात की रिलीफ मांग ले कि चूंकि भोग बंधक क्रिएट हुआ है तो मुझे पहले कब्जा दिलाया जाए। ठीक, ऋण का भुगतान कैसे करना है वो तो बात की बात है, पहले कब्जा तो मुझे दिलाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अंग्रेजी बंधक। ठीक, तो देखिए अंग्रेजी बंधक में क्या होता है, यहाँ पे भी कब्जा प्रदान किया जाता है मॉर्गेजी को, कब्जा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि यूज फ्रक्चुरी मॉर्गेज जैसे उसको यूज करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज में और कंडीशनल सेल वाले मॉर्गेज में हमने कब्जा प्रदान नहीं किया था मॉर्गेजी को, यूज फ्रक्चुरी मॉर्गेज में हमने कब्जा प्रदान किया था। ठीक है, उसको वो यूज भी कर रहा था। अंग्रेजी मॉर्गेज में क्या होता है, कब्जा प्रदान किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे उसको यूज करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, स्पष्टता नहीं लिखा है कि वो उसको यूज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने दोनों के राइट्स पढ़े थे, राइट्स ऑफ रिडेम्पशन जो कि मॉर्गेजर का होता है, बंधक मोचन का अधिकार, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, क्लॉज ऑन इक्विटी ऑफ मॉर्गेज। कहने का मतलब बंधक मोचन को निषेधित करने का या उस पर अवरोध करने का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब तक मॉर्गेजर के बंधक मोचन के अधिकार को समाप्त नहीं कर देता तब तक वो न्यायालय से इस बात की डिक्री नहीं ला सकता, इस बात की रिलीफ नहीं ले सकता कि अब मैं अपने ऋण को प्राप्त करने के लिए, ऋण का भुगतान प्राप्त करने के लिए मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी को सेल कर दूं या किसी भी तरीके से उस पर अपना कब्जा कर लूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, मॉर्गेज बाई, मतलब कि जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है। ठीक, तो ये हर स्टेट में नहीं लागू है, ये उसी स्टेट में लागू होगा। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये सब में लागू होता था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ही ये लागू होगा जहां राज्य सरकार स्पष्टता गजट में नोटिफाइड कर दे कि हमारे यहाँ ऐसे बंधक को हम वैलिड मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो दस्तावेज हैं, जैसे मेरी कोई अचल संपत्ति है तो उसका कोई ना कोई दस्तावेज मेरे पास होगा ही जो दिखा रहा है कि मेरा उसमें ओनरशिप है, मेरा उसमें पोजीशन है। तो सिर्फ उस दस्तावेज को मैं जिससे ऋण ली हूँ यानी कि बंधकी को या फिर उसके एजेंट को मैं क्या कर दूंगी, डिपॉजिट कर दूंगी, उसके पास जमा कर दूंगी। ठीक, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि मूर्त रूप से या डायरेक्ट रूप से कोई कब्जा प्रदान किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला जो है सबसे लास्ट वाला वो बोल रहा है एनोमिनस मॉर्गेज यानी कि विलक्षण बंधक। तो नाम से ही स्पष्ट है, विलक्षण या विषम भी वर्ड यूज होता है कहीं कहीं पे इसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इतने प्रकार के हमने बंधक पढ़े, इससे पहले जो 5 प्रकार के बंधक हमने डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी 2 बंधक को अगर एक साथ मिला के कोई बंधक क्रिएट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम विलक्षण कहते हैं। कहने का मतलब वहाँ पे एक
बंधक से अधिक बंधक के वहाँ पे लक्षण मिलते हैं, कैरेक्टर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर साधारण बंधक और भोग बंधक को हम मिला के कोई बंधक क्रिएट कर रहे हैं, साधारण बंधक में हमने देखा था कि हम यहाँ पे कब्जा प्रदान नहीं कर रहे हैं संपत्ति पे मॉर्गेजी को, लेकिन भोग बंधक में हम क्या कर रहे हैं कि कब्जा ही प्रदान कर रहे हैं और वो तब तक उसको कब्जे में रखेगा जब तक ऋण का भुगतान नहीं ले लेता है। तो ऐसे अगर किसी दो बंधक को मिला के पढ़ रहे हैं तो वो विलक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बंधक जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसको एक बार फिर से देखिए और फिर समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।